हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने मॉड्यूल 7 के सबसे आखिरी सब मॉड्यूल यानी कि सब मॉड्यूल 20 के बारे में। और इस सब मॉड्यूल में हम बात करेंगे मेंटेनेंस प्रोसीजर्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को देखो तो ये क्या है, मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस है। यानी कि आप एयरक्राफ्ट में जो भी मेंटेनेंस करते हैं उनके लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए और कैसे और किस प्रकार से उन मेंटेनेंस को परफॉर्म करना चाहिए, राइट। तो जब भी हम मेंटेनेंस को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका प्रोसीजर जो है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, वो कहाँ से आता है, उसमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये सारी चीजें जो है इस चैप्टर में दी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडेबल चैप्टर है। यानी कि अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आप एक तरह से समझिए कि मेंटेनेंस के बहुत ज्यादा अच्छे हिस्से को जानेंगे जो एक्चुअल में फॉलो किया जाता है एविएशन के फील्ड में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो भी कोई शेड्यूल्ड मेंटेनेंस हम लोग फॉलो करते हैं, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस मतलब कि जो पहले से फिक्स होता है, जो एक टाइम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, यानी कि या तो कुछ कैलेंडर डेज के बाद या लैंडिंग साइकिल्स के बाद या फिर कुछ आवर्स के बाद परफॉर्म किया जाता है, उसको बोलते हैं शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, ठीक है। जो पहले से परफॉर्म करने के लिए बनाया गया होता है। तो उन शेड्यूल्ड मेंटेनेंस को करने के लिए जिस प्रोसीजर्स का यूज किया जाता है वो भी एक्चुअल में पहले से निर्धारित होता है, पहले से वैलिडेट किया जाता है। और जो भी मैन्युफैक्चरर जिस भी एयरक्राफ्ट को बनाता है वो उसके साथ एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है ऑपरेटर को, जिस डॉक्यूमेंट को हम एमपीडी यानी मेंटेनेंस प्लानिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो मेंटेनेंस प्लानिंग डॉक्यूमेंट होता है इसमें मैन्युफैक्चरर लिख के देता है कि इस एयरक्राफ्ट पे जो आप हमारे एयरक्राफ्ट को खरीद रहे हैं, आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो इनमें क्या क्या मेंटेनेंस चेक्स, इंस्पेक्शंस या फिर मेंटेनेंस की जरूरत होगी उसमें लिखा होता है, ठीक है। अब बिहाफ ऑफ दैट एमपीडी, जो भी एमपीडी ऑपरेटर ने मैन्युफैक्चरर ने दिया है, ऑपरेटर क्या करता है उसके बिहाफ पे एक प्रोसीजर्स बनाता है कि और एक प्लानिंग करता है कि हमें कैसे कैसे और किस प्रकार से मेंटेनेंस जो है हमारे एयरक्राफ्ट पे करनी है, ठीक है। और ये जो काम होता है ये कैमो डिपार्टमेंट का होता है, यानी जो भी ऑपरेटर होगा उसके पास कैमो डिपार्टमेंट होगा, या तो उसका खुद का होगा या तो वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। तो वो कैमो डिपार्टमेंट यानी जिसको हम प्लानिंग डिपार्टमेंट कहते हैं, जो सीआरएम से जो है अप्रूव्ड होता है, उसका काम होता है इस चीज को इंश्योर करना कि सारे के सारे मेंटेनेंस प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो किए जाए और अकॉर्डिंग टू एमपीडी किए जाए। अब जो आपका प्रोसीजर होता है वो टाइम टू टाइम आपने देखा भी होगा, और अगर आप मेंटेनेंस फील्ड से तो आपको मालूम होगा उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो चेंजेस कैसे आते हैं, एक कमेटी होती है और उस कमेटी में जो ऑपरेटर है यानी जो एयरक्राफ्ट को चला रहा है और मैन्युफैक्चरर जिसने एयरक्राफ्ट को बनाया है, इन दोनों ही तरफ के चेयरपर्सन होते हैं, वो इस चीज को डिस्कस करते हैं। जैसे ऑपरेटर क्योंकि ऑपरेट कर रहा है तो उसको मालूम है कि कौन सा प्रोसीजर एफिशिएंट है, कौन सा प्रोसीजर एफिशिएंट नहीं है, और या फिर उसको कैसे एफिशिएंट बनाया जा सकता है। वो अपने एक रिपोर्ट देते हैं जिस रिपोर्ट को बोलते हैं एमआरबीआर रिपोर्ट, ठीक है। एमआरबीआर मतलब मेंटेनेंस रिव्यू बोर्ड रिपोर्ट। तो एक्चुअल में एक बोर्ड की तरीके से, एक कमेटी की तरीके से बनाया जाता है और उसमें एक रिव्यू रिपोर्ट रखा जाता है, उस रिपोर्ट को एमआरबीआर बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू दैट हमारे मेंटेनेंस प्रोसीजर्स में कंटिन्यूअसली चेंज आते रहते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब जो हमारे चेंज आते हैं मेंटेनेंस प्रोसीजर्स में, वो चेंजेस जो हैं वो दो तरीके से आ सकते हैं। एक्चुअली आप बोलो तो एक तरीके से ही आ सकता है, जो ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट है, ठीक है। अगर हम ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट की बात करें यानी जिसको हमारा जो ऑपरेटर है वो चला रहा है, उसमें चेंज लाने के लिए जो मैन्युफैक्चर स्टेट होता है यानी जहां पर वो एयरक्राफ्ट बनाया गया होता है, वो एसबी यानी कि सर्विस बुलेटिन इशू करता है, ठीक है। अब सर्विस बुलेटिन क्या होता है, एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है जो इशू किया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, ताकि एयरक्राफ्ट में कोई चेंजेस किया जा सके, कोई मॉडिफिकेशन किया जा सके, ठीक है। अब जो ये एसबीज होते हैं, ये एसबीज कई तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे कि अलर्ट एसबी होता है, रिकमेंडेड एसबी होता है या फिर एवोल्यूशन एसबी होता है। तो अलर्ट एसबी का मतलब होता है कि कोई ऐसी एसबी जो सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट को अफेक्ट कर रहा है, यानी कोई ऐसा मॉडिफिकेशन कर रहा है जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को हैजार्ड हो रहा है, तो ये एसबीज अलर्ट एसबीज के अंडर में आती हैं। यानी कि इन एसबीज को जल्दी से जल्दी परफॉर्म करके एयरक्राफ्ट को सेफ बनाना होता है। और अगर अलर्ट एसबी इशू होता है तो जो अथॉरिटी होती है, जो आपकी कंट्री की अथॉरिटी होती है, जैसे अगर आप इंडिया की बात करो तो डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो क्या करता है, जैसे ही अलर्ट एसबी इशू होता है वो खुद का एडी यानी कि एयरवर्दिनेस डायरेक्टिव इशू करता है, ठीक है। तो एयरवर्दिनेस डायरेक्टिव भी क्या एक तरह से डॉक्यूमेंट ही है, लेकिन ये आपकी अथॉरिटी कंट्री स्टेट जो है वो एविएशन की वो इशू करती है, ताकि आप जल्दी से जल्दी उस सेफ्टी कंसर्न या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन को जल्दी से जल्दी जो है रिजॉल्व करो, ठीक है। दूसरा जो रिकमेंडेड एसबी है, रिकमेंडेड एसबी क्या होता है, जैसे ऑपरेटर
को कोई ऑपरेशनल में एफिशिएंसी नहीं मिल रही, उसको लग रहा है कि कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए जाएं तो जो हमारा एयरक्राफ्ट वो ज़्यादा इफिशिएंट हो सकता है, तो यही लोग मैन्युफैक्चरर को रिक्वेस्ट करके रिकमेंडेड एसबीज लेते हैं और खुद के एयरक्राफ्ट में मॉडिफिकेशंस करते हैं। ठीक है, तीसरा होता है एवोल्यूशन एसबी। एवोल्यूशन एसबी का मतलब ये होता है कि जब भी मैन्युफैक्चरर को ये लगता है कि कोई अब मटेरियल जो है अगर एयरक्राफ्ट का चेंज किया जाए तो उसकी इफिशियंसी बढ़ सकती है, तो ऐसे केसेस में न्यू मटेरियल्स का यूज करने के लिए जो एवोल्यूशन एसबी दी जाती है। और खास बात कि इन एसबीज में या फिर जो एडीज होते हैं, एयरवर्दिनेस डायरेक्टिव्स होते हैं, उसमें उसकी टाइम लिमिट लिखी होती है कि आप कितने टाइम के अंदर आपको ये सारे चेंजेस कर लेने हैं। हालांकि ये जो टाइम जोन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अलर्ट एसबीज के लिए होता है क्योंकि वो सेफ्टी कंसर्न से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो बात हो गई मॉडिफिकेशंस की, लेकिन जब भी आप कभी एयरक्राफ्ट में कोई मॉडिफिकेशन करोगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत ढेर सारे पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कंज्यूमेबल्स की जरूरत पड़ेगी, एक्सपेंडेबल्स की जरूरत पड़ेगी, टूल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे आपको जीएससी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि जनरल ग्राउंड सपोर्ट के इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जो एयरलाइंस एक प्रावधान रखती हैं वो होता है स्टोर्स का, यानी स्टोर्स एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो आपके हर तरह के कंपोनेंट, चाहे वो कंपोनेंट हो, टूल्स, कंज्यूमेबल, एक्सपेंडेबल, कुछ भी हो, उनका ध्यान रखते हैं, उनको स्टोर करके रखते हैं, उनकी लाइफ्स को चेक करते रहते हैं पीरियडिकली, टाइम टू टाइम, कि वो डिग्रेड हो रहा है कि नहीं। ये सारी चीजों का जो जिम्मा होता है वो स्टोर्स का होता है। ठीक है, अब खास बात क्या है, क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मशीन है, करेक्ट, उसमें बहुत ढेर सारे कंपोनेंट्स को हम यूज करते हैं। खास बात ये होती है आप कोई भी कंपोनेंट, छोटा हो या बड़ा हो, हर एक कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि आप मिसमैच ना करें कोई कंपोनेंट, क्योंकि एविएशन में होता है ऐसा कि बहुत ढेर सारे इक्विपमेंट्स या फिर बहुत ढेर सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिमिलर होते हैं बट उनका काम डिफरेंट होता है, उनके एप्लीकेशंस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उनकी कंडीशंस डिफरेंट होती हैं ऑन फ्लाइट, किसी में ज्यादा स्ट्रेस, किसी में ज्यादा टेंशन, अलग अलग टाइप के मटेरियल से बनाया जाता है, इसलिए पार्ट नंबर अलग अलग करने से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन से पार्ट कहां पर और कितनी क्वांटिटी में लगेंगे। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन, यानी जो कंपोनेंट आप लगाने जा रहे हो या जिस कंपोनेंट का कोई पार्ट आप लगाने जा रहे हो, उस पार्ट का पार्ट नंबर क्या है और वो कितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए आप आईपीसी मैनुअल यानी कि इलस्ट्रेटेड पार्ट कैटलॉग मैनुअल्स को आप रेफर करते हैं, जहां पर आपको पार्ट नंबर और क्वांटिटी ऑफ द आइटम्स मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब जो भी हमारा स्टोर पर्सन होता है या जो स्टोर, अब अगर बहुत बड़ी एयरलाइन है तो सिर्फ स्टोर पर्सन से काम नहीं चलेगा, उसमें बहुत बड़ा एक टीम इन्वॉल्व होता है जिसको हम प्लानिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। और वो प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो क्वालिटी डिपार्टमेंट या प्लानिंग डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करेगा, इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करता है, यानी कौन से पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, कौन से पार्ट्स हमारे पास नहीं अवेलेबल है, किस पार्ट का स्टॉक कितना है, वो किस लोकेशन पर रखा हुआ है, यहां तक इस चीज की भी लिस्ट उनके पास अवेलेबल होती है। और आजकल जनरली क्योंकि डिजिटल जमाना है तो हम इसको कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं और विद इन सेकंड्स आप फाइंड कर सकते हैं कि आपका जो कंपोनेंट है वो किस लोकेशन पर रखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स बने होते हैं, उनमें उनका लोकेशन लिखा होता है और वो सेम लोकेशन आप अपने कंप्यूटर में डाल देते हो, और जब भी कभी उनकी लोकेशन चेंज की जाती है तो यहाँ कंप्यूटर में भी उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, अभी जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ना स्टोर्स में, उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कंज्यूमेबल्स वगैरह हैं, जिनकी आप हैंडलिंग ऐसा नहीं कर सकते जैसे रफ मटेरियल्स का आप कर सकते हो, किसी कंपोनेंट का कर सकते हो। तो इसलिए हैंडलिंग प्रोसीजर का ध्यान रखना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि कोई जो कंपोनेंट आपको दिया गया है उसका जो एक्सपायरी तो नहीं है, यानी उसको पीरियडिकली आपको चेक करना है कि यानी उसकी क्वालिटी डिग्रेड तो नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं कोई एक्सपेंडेबल आपने रख तो दिया है बट वो टाइम के साथ खराब हो गया, अभी जब मेंटेनेंस के लिए उसका यूज होने को आया तो पता चला वो तो खराब है। तो ऐसा नहीं कर सकते। जो स्टोर्स पर्सन्स होते हैं उनका ये काम होता है कि उसको पीरियडिकली वो चेक करें। इसके साथ साथ लोकेशन और पार्ट नंबर को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहें अगर किसी भी तरह का उसमें चेंज किया जाता है। इसके अलावा जो भी फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे कंज्यूमेबल्स होते हैं जो फ्लेमेबल होते हैं, तो फ्लेमेबल मटेरियल को हमेशा ध्यान रखा जाता है कि उनको खुले में रखा जाए जहां पर प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो सके। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होता है सेल्फ लाइफ वाले कंपोनेंट, यानी ऐसे कंपोनेंट जिनकी सेल्फ लाइफ या लिमिटेड लाइफ है, यानी कि जैसे आप लाइव वेस्ट सील्स को ले लो या लाइव वेस्ट सेल्फ जो है, उनका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने 1 साल 2 साल या 5 साल या फिर इतने घंटे या इतने लैंडिंग साइकिल्स के बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे, यानी इसके बाद आप इसको एयरवर्दी कंपोनेंट नहीं कह सकते। तो इसमें दो कंडीशंस आती हैं। पहला, कुछ कंपोनेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनको आप यूज ही नहीं कर सकते, अगर उनका सेल्फ लाइफ खत्म हो गया तो आप उनको डिस्कार्ड कर दोगे, सिंपल, चाहे वो एयरक्राफ्ट पर यूज हुआ हो या फिर ना यूज हुआ हो। ठीक है, दूसरा होता है जो अगर एयरक्राफ्ट पर यूज नहीं हुआ है या फिर हो भी रहा है, जब उसकी आप एक्सपायरी डेट आ जाती है तो उसके बाद हम उसको ना एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो सर्टिफिकेशन पीपल हैं उनके पास जाकर वो प्रॉपर चेक होता है, इंस्पेक्शन के बाद उसको दोबारा से सर्विसेबल घोषित कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, यानी उसकी जो एक्सपायरी है, जो सेल्फ लाइफ है, वो एक्सटेंड कर दी जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी एक्सपायरी भी एक्सटेंड नहीं हो सकती, चाहे वो एयरक्राफ्ट पर यूज हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो। ठीक है, और
अगर आपके पास ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो सेल्फ लाइफ वाले हैं, यानी जो जिनकी लाइफ खत्म हो सकती है, जिनको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो इनका एक तरीका है यूज करने का, वो होता है ओल्डेस्ट फर्स्ट, यानी कि जो स्टॉक पहले आया, जो पुराना स्टॉक है, उसको आप पहले इस्तेमाल करो। ठीक है, ये आप ध्यान में रखते हैं और ये स्टोर कीपर का काम होता है, वो जो है बखूबी इसका ध्यान रखते हैं। इसके अलावा जब भी कभी ये कंपोनेंट्स एक्सटेंड होने के लिए जाते हैं, जिनकी जो वैलिडिटी एक्सटेंड की जाती है, तो उस पर सर्टिफिकेशंस किए जाते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली डीजीसीए से सर्टिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से करवा रहे हैं, नहीं, वो प्रॉपरली डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंडिया के केस में, बाकी अदर कंट्रीज के केस में वहाँ की खुद की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो 145 ऑर्गेनाइजेशन यानी जो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनका एक इनहेरेंट पार्ट होता है क्वालिटी सिस्टम, यानी कि उनके खुद के ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी ऑडिट्स होने चाहिए इंटरनली। वो हर एक डिपार्टमेंट को, चाहे मेंटेनेंस को ले लो या स्टोर डिपार्टमेंट या किसी भी प्लानिंग डिपार्टमेंट, सबकी वो क्वालिटी चेक करते रहते हैं। वो चेक करते रहते हैं कि हमारे रूल्स रेगुलेशंस या फिर जो तरीके बनाए गए हैं क्या वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये उनका काम होता है। इसके अलावा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे इंडिया में डीजीसीए, वो भी कंटिन्यूअसली क्वालिटी ऑडिट्स करते रहते हैं डिफरेंट लोकेशंस पर, ताकि वो ये पता लगा सके कि कोई ब्लैक होल, कोई लूप तो नहीं चल रहा है, यानी कि प्रॉपरली चीजें फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल मेंटेनेंस भी हम करते हैं, जैसे कि जो अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस होते हैं, जैसे कोरोजन हो गया या जो भी है। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको एक अलग तरीके का मेंटेनेंस, जो कि जनरल नहीं है यानी शेड्यूल्ड नहीं है, वो अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस के केस में आता है। तो ऐसे केसेस में भी आपको स्टोर्स की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको बहुत ढेर सारे चीजें वहां से चाहिए होती हैं। और जब भी आप चाहे शेड्यूल्ड मेंटेनेंस करें या नॉन शेड्यूल्ड मेंटेनेंस करें, जो सर्टिफाइंग पीपल होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो हमेशा जो लॉग बुक होता है, जो टेक लॉग यानी टेक्निकल लॉग बुक होता है, उसमें प्रॉपरली ये मेंशन करते हैं कि उस एयरक्राफ्ट पर क्या काम किया गया है, किस डेट और किस प्लेस पर काम किया गया है, किस डॉक्यूमेंट को रेफर करके ये काम किया गया है। साथ में उनको खुद का नाम स्टैंप लिखना होता है, ताकि इन केस वो रिकॉर्ड में रहे, यानी कि अगर एयरक्राफ्ट 5 साल बाद भी चाहे तो टेक्निकल रिकॉर्ड्स में होना चाहिए कि उस एयरक्राफ्ट पर किस आदमी ने कौन सा डॉक्यूमेंट रेफर करके क्या काम किया। ठीक है, इसके अलावा जो लाइफ लिमिटेड कंपोनेंट्स होते हैं, यानी मैंने जिनको बताया, जिनका जो एक्सपायरी एक तरह से आप कह सकते हो, जिनकी शेल्फ लाइफ जो है कैलेंडर डेज या फिर आपके लैंडिंग आवर्स या फिर लैंडिंग साइकिल्स या फिर फ्लाइंग आवर्स के बेस पे होती है, उनके लिए आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके ही पता लगा सकते हैं कि वो एक्सपायर हो गया या नहीं, या उसकी लाइफ सेल्फ खत्म हो गई है कि नहीं। क्योंकि जो एविएशन के कंपोनेंट्स होते हैं उनको अपने लाइफ से ज्यादा चलने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अब जो सेल्फ लाइफ होती है वो आप आंखों से देख के तो नहीं पता कर सकते। कोई कंपोनेंट है उसकी सेल्फ लाइफ खत्म हो गई, बट वो प्रॉपरली एकदम नया जैसा दिख रहा है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है, तो टेक्नीशियन इस बात को नहीं जान सकता, इंजीनियर इस बात को नहीं जान सकता। लेकिन अगर उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया गया कि किस फ्लाइंग आवर पर उसको लगाया गया था और अब उसका जो टाइम वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन से ही उसका पता लगा सकते हैं। आप मेंटेनेंस से या फिर इंस्पेक्शन से उसका पता नहीं लगा सकते। इसीलिए जो मेंटेनेंस प्लानिंग है, मेंटेनेंस प्रोसीजर से या डॉक्यूमेंटेशन है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस फील्ड की। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था जो ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहो तो इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर सकते हो, और ये जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, और इसी के साथ हमारा जो ये पूरा सब्जेक्ट है यानी मेंटेनेंस प्रैक्टिस मॉड्यूल 7 ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब अगले वीडियोस में हम किसी और सब्जेक्ट को उठाएंगे और उसको ऐसे ही जैसे इसमें चैप्टर वाइज हमने पूरा एक्सप्लेन किया, वैसे हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी हेल्प थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए, सभी लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।